जय हिंद प्यारे साथियों, बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई 2022 की नई भर्ती के बारे में और आप सभी को पूरी जानकारी देने वालों हूं कि कब से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, कितनी वैकेंसी होंगी, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल रहेगा, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज आपकी कब से काउंट की जा रही है, पूरी जानकारी ऑलमोस्ट आप सभी को इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें ताकि आप सभी को पूरी जानकारी एकदम से स्पष्ट एंड क्लियर हो पाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक अपडेट रेगुलर आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, हमारे एप्लीकेशन स्टडी फॉर ड्रीम्स 2.0 का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां इन फ्यूचर बहुत ही जल्दी आप सभी के लिए आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल होने वाली है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लें ताकि जैसे भी वहां पे टेस्ट सीरीज अपलोड हो आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही में आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो चलिए चलते हैं पूरी अपडेट की तरफ और पूरा नोटिफिकेशन में आप सभी को बताते हैं कि क्या क्या एज क्राइटेरिया रहेगा, कौन इसके लिए फॉर्म भर पाएगा और कब से आपको इसके लिए फॉर्म भरना है। तो पूरी जानकारी देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आरपीएफ रिक्रूटमेंट 2022 और आरपीएफ न्यू वैकेंसी 2022। तो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है और पूरी डिटेल यहाँ पे जान लेते हैं कि कब से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने हैं, कितने साल की उम्र में छूट मिल सकती है और कब से एज क्राइटेरिया काउंट किया जाएगा। वो सारी चीजें यहाँ पे आप सभी को बताई गई हैं। आगे देखेंगे तो आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड मेल and female Indian citizen for fill up the under mentioned vacancies of constable and sub inspector examination 2022 in setup of railway protection force, ministry of railways, government of India, वैकेंसीज आर एज अंडर। तो नीचे आप सभी को बताई गई है और यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि जो वैकेंसी होंगी, जितने और इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट होंगे, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट, इंडियन सिटीजन यानी भारतीय नागरिक, उन सभी के लिए यहाँ पे कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकाली गई है, यानी कांस्टेबल एंड एसआई की वैकेंसी निकाली गई हैं। आगे बात कर लेते हैं कि आरपीएफ रिक्रूटमेंट में पोस्ट एंड वैकेंसी की। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि टोटल आपकी लगभग 15,000 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली हैं। आप सभी को बता दें कि ये पोस्ट आपकी इंक्रीज भी हो सकती हैं क्योंकि रिवाइज वैकेंसी बार बार जारी होती रहती है। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 15,000 वैकेंसी निकाली गई हैं जो कि मेल एंड फीमेल के लिए निकाली गई हैं। साथ ही में आप सभी को बता दें कि इसमें से 50% जो वैकेंसी हैं वो मेल कैंडिडेट की हैं और 50% जो वैकेंसी है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए रखी गई हैं, यानी कि 50-50% वैकेंसी यहाँ पे रखी गई हैं। साथ ही में आप सभी को बता दें नेम ऑफ पोस्ट की यहाँ पे अगर बात करें तो 2 पोस्ट हैं आप सभी को बताइए। एक आपकी कांस्टेबल हो गई जिसकी 12,000 पोस्ट रखी गई हैं। साथ ही में आप सभी को बता दें सब इंस्पेक्टर की टोटल 3,000 पोस्ट हैं। 12,000 में से अगर मैं बात करूं तो 6,000 आपकी मेल कैंडिडेट की होंगी, वहीं पे 6,000 आपकी फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी होंगी। 1500 सब इंस्पेक्टर की मेल कैंडिडेट के लिए एंड 1500 फीमेल के लिए कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी रखी गई है, 1500। आगे बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूंगा एज लिमिट के बारे में, क्योंकि सबसे मेन चीज़ यही होती है कि हम इस क्राइटेरिया में आते भी हैं या नहीं आते और हम इसके लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आप सभी को बता दें, अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कांस्टेबल के लिए आपकी एज 18 से 25 साल होनी चाहिए और जो आपकी उम्र की गणना की जाएगी वो 1/7/2022 को यानी 1 जुलाई 2022 को आपकी एज काउंट की जाएगी। वहीं पे अगर बात करें सब इंस्पेक्टर एसआई के बारे में कि सब इंस्पेक्टर के लिए अगर आपको फॉर्म भरना है तो 20 से 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए और इसकी भी जो एज की गणना की जाएगी वो 1 जुलाई 2022 से ही एज की गणना की जाएगी। अब बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आपको 5 साल की छूट दी जाती है। वहीं पे अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की उम्र में छूट दी जाती है। अब देखिए इसके अलावा अगर मैं बात करूं एज रिलैक्सेशन के बारे में, उम्र में छूट की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही है, तो ऐसे में उम्मीद यही है कि आपको एज में कुछ रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि कोविड की वजह से ये वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है। तो ऐसी उम्मीद है कि 1 से 2 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे सभी कैंडिडेट को दिया जा सकता है। इसकी अपडेट जो भी होगी बहुत ही जल्दी मैं आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लेना ताकि इन फ्यूचर आने वाली अपडेट मिलती रहे, क्योंकि व्यूअर्स बहुत ज़्यादा देखते हैं बट होता क्या है कि आप सब्सक्राइब नहीं करते तो बहुत सारी अपडेट आपसे मिस हो जाती हैं। अब बात कर लेते हैं पीएसटी एंड पीईटी के बारे में। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि हाइट क्राइटेरिया वगैरह आता है या नहीं आता। तो यहाँ पे जो अभी मैं पीएसटी एंड पीईटी बता रहा हूँ आपको कांस्टेबल के लिए बता रहा हूँ। तो फिजिकल जो मेजरमेंट आपका रहेगा, यहाँ पे बात कर लेते हैं जनरल ओबीसी कैंडिडेट मेल कैंडिडेट के लिए तो 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। वहीं पर अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए।
वहीं पे गढ़वाली, गोरखा, मराठास के लिए, डोगरास के लिए 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब आ जाते हैं फीमेल की तरफ, तो फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर अदर और ओबीसी कैंडिडेट और 152 सेंटीमीटर एससी और एसटी। वहीं पे अगर आप डोगरा, गोरखा, मराठा या कुमायूं वगैरह हैं तो 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अब देखिए चेस्ट की बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट के लिए, तो 80 सेंटीमीटर यहाँ पे आपका सीना होना चाहिए जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी में, और 85 सेंटीमीटर सीना आपका फुलाकर होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपके सीना में होना चाहिए, और ये ओनली फॉर मेल कैंडिडेट है। इसके बाद अगर मैं बात करूं एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो 76.2 सेंटीमीटर सीना आपका होना चाहिए, वहाँ पे 81.2 सेंटीमीटर सीना आपके फुलाव के साथ होना चाहिए, यानी आपको नॉर्मल सीना में छूट मिलेगी लेकिन फुलाव आपका 5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। उसी तरीके से अगर गोरखा, कुमायूं और गढ़वाली वगैरह हैं तो उनके लिए भी 80 से 85 सेंटीमीटर सीना मांगा जाता है। अब बात कर लेते हैं पीईटी के बारे में, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें 3 इवेंट यहाँ पे आप सभी के करवाए जाते हैं। पहली होती है रनिंग, दूसरा आपका लॉन्ग जंप और तीसरा आपका हाई जंप। अब देखिए कांस्टेबल मेल के लिए यहाँ पे मैं आप सभी को बता रहा हूँ, तो कांस्टेबल मेल कैंडिडेट को 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर की रनिंग करनी होती है। वहीं पे अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो फीमेल कैंडिडेट को 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होती है। मेल कैंडिडेट को लॉन्ग जंप 14 फीट करनी होती है और हाई जंप करनी होती है 4 फीट। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई जंप 3 फीट करनी होती है कांस्टेबल के लिए। अब बात कर लेते हैं आपके पीएसटीएन पीईटी की सब इंस्पेक्टर के लिए यानी एसआई के लिए। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि आपका जो हाइट वगैरह की अगर हम बात करें तो सेम आप देख सकते हैं, सेम आपका हाइट वगैरह रहेगा, चेस्ट वगैरह जो भी चीज़ है वो बिल्कुल सेम रहेगा और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है कांस्टेबल एंड एसआई के लिए। तो आपकी पीएसटी जो होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जैसे पीएसटीएन पीएमटी आप कुछ भी कह सकते हैं, दोनों आपका सेम रहेगा कांस्टेबल एंड एसआई के लिए। बस यहाँ पे जो फर्क होता है वो होता है आपका पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में। तो यहाँ पे जो रनिंग होती है 1600 मीटर की मेल कैंडिडेट के लिए 6 मिनट 30 सेकंड में करनी होती है, यानी कि यहाँ पे 45 सेकंड एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। वहीं पे 800 मीटर जो कि फीमेल कैंडिडेट के लिए रखी जाती है 4 मिनट में। अब बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट की लॉन्ग जंप की, तो 12 फुट और हाई जंप हो जाएगी आपकी 3 फीट 9 इंच। वहीं पे बात कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो 9 फीट आपको लॉन्ग जंप करनी होती है और 3 फीट आपको हाई जंप करनी होती है। तो ये आपका पीएसटीएन पीईटी हो गया। आई होप सब कुछ एकदम से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे कांस्टेबल एंड एसआई में क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या आपसे लिया जाता है रनिंग वगैरह में। इसके बाद जो बात आती है वो आती है क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो 10th यहाँ पे पास होने चाहिए। बहुत सारे लोग आपको 12th बता देते हैं, मैंने देखा काफ़ी सारे लोग आपको 12th बता देते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को क्लियर कर देता हूँ कि केवल 10th पास आप अगर हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आप ग्रेजुएट होने चाहिए, यानी स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। कितनी भी परसेंट हो कोई मैटर नहीं करता, और साथ ही में आप अगर ग्रेजुएट हैं, चाहे आप कॉमर्स में हो, आर्ट्स में हो या साइंस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या अगर उसके इक्विवेलेंट अगर आपके पास कोई डिग्री डिप्लोमा है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल सिलेबस के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि कांस्टेबल एंड एसआई का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे जो चीज़ चेंज होती है वो होती है आपका लेवल। यहाँ पे अगर कांस्टेबल की अगर मैं बात करूँ कि कांस्टेबल का जो लेवल होता है वो आपका 10th एग्जाम के हिसाब से ही आता है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ एसआई के लिए तो एसआई का आपका ग्रेजुएट लेवल का यहाँ पे आता है। तो इसीलिए यहाँ पे केवल लेवल चेंज होता है, बाकी का आपका जो सिलेबस है और एग्जाम पैटर्न वो बिल्कुल सेम है। अब जैसे कि बात करें तो यहाँ पे सीबीटी आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है और ये भर्ती का पहला स्टेज होता है। सबसे पहली स्टेज आपका रिटन एग्जामिनेशन यानी जो सीबीटी लिया जाता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यही लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे 3 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड होता है। पहला होता है जीए जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन होते हैं और 50 मार्क्स दिए जाते हैं। अर्थमेटिक 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, और फिर उसके बाद बात आती है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की, तो 35 क्वेश्चन एंड 35 मार्क्स, यानी ईच पर क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स यहाँ पे दिए जाते हैं, 1 नंबर आपको दिया जाता है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं 120, जिसके लिए 120 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। साथ ही में आप सभी को बता दें कि आपकी जो पेपर की टाइमिंग होती है वो 90 मिनट यहाँ पे होती है, यानी 1 घंटा 30 मिनट में आपको पेपर करना होता है। सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल के लिए दोनों के लिए सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्लियर कर चुका हूँ, केवल लेवल का डिफरेंस होता है, बाकी का सब चीज़ें सेम होती है। साथ ही में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहती है। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है फॉर ईच रॉन्ग
आंसर। तो आप सभी को बता दें कि अगर आप 3 प्रश्नों के अगर गलत उत्तर देते हैं तो एक का आपका नंबर काट लिया जाएगा, एक सही प्रश्न का आपका जो नंबर होगा वो काट लिया जाएगा। मान के चलिए 4 क्वेश्चन है, उसमें से आप क्या करते हैं कि एक का सही आंसर दे दिया, फिर 3 आपने तुक्के मार दिए और तीनों गलत हो गए, तो ऊपर वाला भी कट जाएगा, ये तो आपके नेगेटिव से ये बराबर हो जाएंगे, यानी चारों की चारों बराबर हो गए। अब आपके 0 अंक आएंगे। अब आगे बात कर लेते हैं आरपीएफ कांस्टेबल पे स्केल के बारे में। तो यहाँ पे कांस्टेबल की पे स्केल 5200 से 20,200 रहती है और ग्रेड पे आपको 2000 मिलता है पर मंथ, जो आपके होते हैं लेवल 5 की सैलरी दी जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सब इंस्पेक्टर यानी एसआई के बारे में, तो यहाँ पे 34,500 आपकी रहती है सैलरी और सभी अलाउंस यहाँ पे दिए जाते हैं। साथ ही में 7 CPC की आपकी सैलरी मिलती है जो कि 4200 ग्रेड पे की होती है और लेवल 6 की आपको सैलरी दी जाती है। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे जो स्टेज दी गई है, सबसे पहली जो स्टेज होती है वो होती है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBT, जिसका सिलेबस आप सभी को बता चुका हूँ। उसके बाद जो बात होती है वो होती है PET एंड PMT, जो कि आप सभी को बता चुका हूँ, जिसमें रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप ये सभी करवाए जाते हैं और आपकी हाइट चेस्ट नापी जाती है। इसके अलावा जो बात आती है वो आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब इसके बाद आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो इसके बाद आपकी क्या होती है, मेरिट लिस्ट यहाँ पे लगती है और जो मेरिट लिस्ट में क्वालिफाई होता है CBT में, उसका PET एंड PMT करवाया जाता है और दोबारा से आपकी मेरिट लिस्ट लगाने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है और फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है, जो कि CAPF के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। इसमें जो क्वालिफाई होता है उसके बाद लगती है फाइनल मेरिट लिस्ट और फाइनल मेरिट लिस्ट में जिसका नाम होता है उसे ज्वाइनिंग दे दी जाती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की फीस के बारे में। तो आप सभी को बता दें, अगर आप SC ST PWD एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे 250 रुपये आपको फीस पे करनी पड़ेगी। वहीं पे अगर आप अदर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे 500 रुपये आपको फीस देनी होगी। और साथ ही में आप सभी को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इसकी जो फीस रहती है वो 100 रुपये रहती है, क्योंकि जब एग्ज़ाम देने के बाद आपकी 400 रुपये जो फीस होती है वो रिफंड हो जाती है, तो ये रिफंडेबल फीस होती है 400 रुपये। अगर आप एग्जाम में अपीयर नहीं होते तो आपकी जो फीस होती है वो रिफंडेबल नहीं रहती और आपके पूरे पैसे चले जाते हैं। बट जैसे ही आप एग्जाम में जाएंगे उसके बाद क्या होगा कि आपकी जो फीस होगी आपको रिफंड कर दी जाएगी। SC ST और PWD एक्स सर्विसमैन जो रहते हैं उनकी पूरी की पूरी 250 रुपये यहाँ पे फीस वापस कर दी जाती है और ऑल अदर कैंडिडेट की केवल 100 रुपये यहाँ पे फीस जाती है और 400 वापस आ जाती है। अब बात कर लेते हैं कि हाउ टू अप्लाई। तो हाउ टू अप्लाई के लिए आप सभी को बता दें कि आरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सिंपल आप सभी को उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और उस लिंक पे क्लिक करना है। तो लिंक पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आप नोटिफिकेशन पे पहुंच जाओगे और वहां पे पूरा नोटिफिकेशन रीड आउट करने के बाद आप सभी को कुछ लिंक वहां पे प्रोवाइड कराई गई है, जो कि मैं अभी आप सभी को बताने वाला हूं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक कर लेना, या आई बटन पे भी मैं आप सभी को लिंक दे दूंगा, वहां से भी जाके आप कर सकते हैं। एलिजिबल और इंटरेस्टेड जो भी कैंडिडेट होंगे वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और इसकी जो लास्ट डेट होगी, लास्ट डेट से पहले ही इसका जो फॉर्म होगा आपको भरना होगा और जितने बार सक्सेसफुल सबमिशन जो फॉर्म होंगे उनका प्रिंट आउट लेके आपको रखना है, ताकि इन फ्यूचर जरूरत पड़ने पर आप उसका यूज़ कर पाएँ। ऑल ओवर इंडिया से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही में कैसे अप्लाई करना है वो मैं आप सभी को बता ही चुका हूँ। 4 स्टेप होते हैं। पहला, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी आरपीएफ कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर जनरल रिक्रूटमेंट 2022 की। उस पर क्लिक करने के बाद आप सभी को जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग फॉर्म को फिल करना है। फॉर्म को फिल करने के बाद आपको उसका एक प्रिंट आउट लेके रखना है और आप सभी को बता दें कि एप्लीकेशन जो मोड रहेगा केवल ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन वगैरह इसके फॉर्म नहीं दिए जाते। अब बात कर लेते हैं आरपीएफ कांस्टेबल की कुछ इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट होगी वो जून 2022 रहेगी, जो कि आपकी एक टेंटेटिव डेट है और टेंटेटिव डेट आप सभी जानते हैं कि अनुमानित डेट होती है। तो इसमें कोई चेंजेस भी होने की संभावना रहती है, हालांकि बहुत ज़्यादा चेंजेस की संभावना नहीं है, क्योंकि रेलवे की तरफ से बहुत ही जल्दी इसके बारे में अनाउंस कर दिया जाएगा और आपकी वैकेंसी को रिलीज करके आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। साथ ही में जो लास्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो 1 महीने का आपको समय दिया जाएगा, 30 डेज का, यानी कि जुलाई में आपकी लास्ट डेट रहेगी। और एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं जो कि आपका CBT रहेगा, तो इसकी डेट अभी तक कोई भी एक्सपेक्टेड नहीं है, तो बहुत ही जल्दी नोटिफाई आपको सभी को कर दी जाएगी। साथ ही में नीचे आप सभी को 2 इंपोर्टेंट लिंक भी मिल जाते हैं, एक आपकी नोटिफिकेशन की और एक अप्लाई ऑनलाइन की। तो दोनों ही लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जाके आप इन पे क्लिक करके पूरा नोटिफिकेशन रीड आउट कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप पूरी जानकारी आप सभी को एकदम से क्लियर हो गई होगी।
आई होप वीडियो में आप सभी को सब कुछ एकदम से क्लियर हो गया होगा। पूरी जो जानकारी है वो मैंने आप सभी को बता दिया। लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से भी जाकर आप इसका नोटिफिकेशन रीड आउट कर सकते हैं और पूरी जानकारी को पा सकते हैं। तो जो भी जानकारी आप सभी को दी गई है एकदम रियल और ऑथेंटिक है और बहुत ही जल्दी इन वैकेंसी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और आप सभी इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए प्यारे साथियों इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।